हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 साइंस फिजिक्स का लेसन नंबर 9 जो है प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसके लिए हमने यहाँ पे एक चित्र बना रखा है। यह जो है एक पतला लेंस है, जो कि एक कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जो है दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। एक पृष्ठ देखिए ये हो जाएगी जिसका ध्रुव है P1 और दूसरा पृष्ठ इधर से हो जाएगा जिसका ध्रुव है P2। तो दो पृष्ठों से मिलकर बना है यह जो लेंस है, और लेंस काफी पतला है। लेंस जो है काफी पतला है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है P1 P2 इज इक्वल टू क्या? T। वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक जो है वो म्यू है। पहले पृष्ठ द्वारा अब इस मुख्य अक्ष पर, जो आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को जनरली हम लोग एक्स डैश बोलते हैं। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी गई है बिंदु O पर, जिसका प्रतिबिंब इस प्रथम पृष्ठ द्वारा I डैश पर बन रहा है। अब यह जो I डैश है वह द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे दो पृष्ठ है, ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे पहला पृष्ठ है ये जिसका ध्रुव है P1, इसके सामने एक वस्तु रखी गई है O, और इस पहले पृष्ठ के द्वारा इस वस्तु O का प्रतिबिंब बन रहा है I डैश पर। I डैश जो है इस पृष्ठ B के लिए, दूसरा जो पृष्ठ है उसके लिए वस्तु का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये वस्तु हो गया और उसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है। तो प्रथम पृष्ठ के लिए तो वस्तु O है, प्रतिबिंब I डैश है। द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु I डैश है और प्रतिबिंब I पर बन रहा है। ठीक है, तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु O रखा गया है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बन रहा है। I डैश जो है दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कर रहा है, उसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है। यानी जो हमारा फाइनल प्रतिबिंब है वो कहां पर बन रहा है? I पर बन रहा है। अब हम लोग लगाएंगे लेंस के अपवर्तन के सूत्र के अनुसार। तो लेंस का अपवर्तन का सूत्र क्या था? म्यू बाई भी। तो प्रथम पृष्ठ के लिए, यहाँ पे हम लोग प्रथम पृष्ठ के लिए लिख रहे हैं म्यू बाई भी। तो भी जो होता है प्रथम पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। भी क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो प्रथम पृष्ठ से ये जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी दूरी कितनी है? V डैश है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे V डैश। ठीक है, माइनस 1 बाई म्यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1। पहले पृष्ठ का R1 R2 जो है लेंस के जो दो पृष्ठ हैं उसकी त्रिज्याएं हैं। R1 और R2 लेंस की जो दो पृष्ठ हैं उनकी त्रिज्याएं हैं। तो पहले पृष्ठ की त्रिज्या हो गई R1। अब दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए, दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है, प्रथम जो आपका लेंस है वायु के सापेक्ष उसका जो अपवर्तनांक है वो क्या है? म्यू। ठीक है, और प्रथम पृष्ठ के सापेक्ष दूसरे पृष्ठ का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या हो जाएगा? 1 बाई म्यू हो जाएगा। प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक हमने क्या लिया है? म्यू लिया है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? 1 बाई म्यू हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो लिखा जाए दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र द्वारा।
तो यहाँ पे म्यू है, तो ये प्रथम पृष्ठ के लिए है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/μ बाई भी। तो दूसरे पृष्ठ के लिए जो भी का मान है वो क्या हो जाएगा, केवल भी, माइनस 1/u। तो 1/u जो है इसके लिए u क्या है, प्रथम द्वितीय पृष्ठ तो हमारा यहाँ से है ना, यहाँ से है, लेकिन ये जो v डैश दूरी है वो कहाँ से लेके है, प्रथम पृष्ठ से यहाँ तक की दूरी है v डैश। तो अगर हमको द्वितीय पृष्ठ से v डैश की दूरी निकालनी, मतलब i डैश की दूरी निकालनी है, तो ये जो लेंस की मोटाई है उसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। और लेंस की मोटाई कितनी है, t है। आ रही बात समझ, देखिए ये हमारा दूसरा पृष्ठ है और ये हमारा पहला पृष्ठ है। तो प्रथम पृष्ठ से i डैश यहाँ पर है, इसकी दूरी v डैश मान ली। तो द्वितीय पृष्ठ से ये जो i डैश है इसकी दूरी क्या होगी, तो ये लेंस की मोटाई t है, v डैश में से t को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अरे बात समझ में ना, कि v डैश में से t अगर हम निकाल देंगे तो वो द्वितीय पृष्ठ से i डैश की दूरी हो जाएगी। इतनी बात समझ आई है। तो चलिए उसी को अब लिखना है, v डैश माइनस टी इज इक्वल टू, म्यू होता है तो म्यू की जगह 1/μ रखेंगे, -1 बाई r1 प्रथम पृष्ठ के लिए है तो r2 हो जाएगा दूसरे पृष्ठ के लिए। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है, ठीक है। तो इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। यदि लेंस काफी पतला है, काफी पतला है, तब v डैश माइनस टी इज इक्वल टू v डैश। लेंस जो है ना बहुत ही पतला है, लेंस की मोटाई बिल्कुल ही कम है, एकदम 0 के बराबर मान लीजिए, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, टी को छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप समुद्र के पास हैं और समुद्र में से आपने एक बूंद पानी निकाल लिया, तो समुद्र का पानी कितना घटा, कितना कम हुआ, ना के बराबर। आप ये कह सकते हैं कि समुद्र का पानी घटा ही नहीं है, वो जो पानी आपने एक बूंद निकाला है वो बिल्कुल 0 के बराबर है, कुछ भी नहीं है, यानी समुद्र के पानी में कोई कमी नहीं होगी। तो आप उस पानी को इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर लेंस काफी पतला है तो उसकी मोटाई भी काफी कम होगी, यानी टी को, जो लेंस की मोटाई है उसको आप छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि v डैश माइनस टी की जगह पे हम लोग डायरेक्ट v रख सकते हैं। अरे बात समझ में, v डैश माइनस टी की जगह पे हम लोग v डैश केवल रख देंगे, टी को हम लोग छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, 1/μ, यही वाला समीकरण, 1/μ बाई भी माइनस 1/v डैश माइनस टी इज इक्वल टू 1, v डैश माइनस टी को हम लोग केवल v लिख सकते हैं क्योंकि t को हम लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि लेंस काफी पतला है हमारा। ये हो जाएगा 1/μ -1 बाई r2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जितने भी ऊपर वाले समीकरण, मतलब ऊपर वाला जितना है अंश, उन सब को म्यू से गुणा कर दे रहे हैं, केवल ऊपर, नीचे नहीं, केवल हम ऊपर क्या करें, जितने भी ऊपर वाले नंबर्स हैं उन सब में हम लोग म्यू से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इसमें म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे में म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, केवल ऊपर म्यू से गुणा करने पर, केवल ऊपर वाले में म्यू से गुणा करेंगे हम लोग, नीचे वाले में नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई, अब यहां से हम लोग बनाते हैं, यहां से इसको हम लोग म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, म्यू म्यू कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1/v, यहां से 1/v माइनस
इसको म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू डैश बाई भी डैश, ये भी है, ठीक है। यहां पे देखिए म्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, म्यू से ऊपर नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 1 ये वाला, और यहां आ जाएगा म्यू, तो ये हो गया 1 माइनस म्यू बाई R2, ठीक है। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण 1 ये हमारे पास है और समीकरण 3 ये हमारे पास है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर 1 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़िए, 1 नहीं, यहां पर है म्यू बाई भी डैश माइनस 1 बाई म्यू प्लस 1 बाई भी माइनस म्यू बाई भी डैश, लेफ्ट को लेफ्ट के साइड और राइट को राइट के साइड, राइट साइड को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 बाई R1 प्लस इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू बाई R2। ये लाइन समझ आई है कि नहीं, देख लीजिए। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड तीनों को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है, तीनों को हमने जोड़ दिया। अब क्या बचा हमारे पास, देखिए ये चीज यहाँ प्लस में है और यही चीज यहाँ पे माइनस में है, कट गया, बचा क्या हमारे पास 1 बाई भी, ठीक है, माइनस 1 बाई, यहाँ पे म्यू नहीं है, यू है, ये यू, म्यू अपवर्तनांक हो जाएगा और यू जो होगा ना वो वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो म्यू और यू में थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करिएगा। म्यू ऐसे दोनों तरफ इसके इस तरह होते हैं, लेकिन यू सिर्फ एक ही तरफ है, तो ये यू और इधर हो गया, देखिएगा म्यू माइनस 1 हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ तो 1 माइनस म्यू है, माइनस हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। क्यों माइनस हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे, अच्छा एक चीज अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एक लाइन और लिख लीजिए, यहाँ देखिए प्लस है ना, तो हम यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, माइनस करेंगे तो ये दोनों चीजों का जो साइन है वो बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या हो गया 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये लाइन समझ आई है। अब 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, यह जो होता है 1 बाई एफ के बराबर होता है। लेंस के सूत्र से आप लोग जानते हैं ना, लेंस के सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, यही होता है लेंस का सूत्र। तो इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, एफ रख लेंगे, 1 बाई एफ। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। समीकरण 3 तक हम लोग पहुंचे हैं और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4, ठीक है। समीकरण 4 को ही लेंस मेकर्स सूत्र कहते हैं, लेंस मेकर्स सूत्र कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका लेंस मेकर सूत्र जो है वो ज्ञात हो गया। तो आपसे पूछा जाए पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करिए या लेंस मेकर सूत्र पूछा जाए तो दोनों के लिए यही डेरिवेशन होगा। और यह जो डेरिवेशन है
मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये पूछता है। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए, लगभग हर साल या हर दूसरे साल लेंस मेकर फॉर्मूला जो है पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई परेशानी हो बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो समझ आ गई ये बात। अब आगे बढ़ा जाए, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग ये जान ले कि जो लेंस मेकर फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, उसे लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों कहा जाता है। लेंस मेकर जो फॉर्मूला है उसे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस मेकर सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लेंस मेकर सूत्र है, इसकी सहायता से उचित फोकस दूरी का लेंस हम लोग बना सकते हैं। हम लोग नहीं, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, जो लेंस बनाते हैं, वो लोग इस लेंस सूत्र की सहायता से मतलब उचित फोकस दूरी का लेंस बना सकते हैं। इसीलिए इस फॉर्मूला को हम लोग लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो लेंस मेकर सूत्र है उस पर एग्जाम में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक सवाल हमने लिखा हुआ है, एक उभय उत्तल लेंस की दोनों त्रिज्याएं 40 सेंटीमीटर है और यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिससे आपको सवाल लगा सकते हैं। इस सवाल को नहीं, कोई भी सवाल हो, लेंस का फॉर्मूला है, दर्पण का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर तो खैर लेंस की बात करी जा रही है, तो लेंस की फॉर्मूला 1/b - 1/u = 1/f होता है। तो उसमें u और v और f ये तीनों रहते हैं। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या दी गई है और फोकस दूरी पूछी जा रही है और अपवर्तनांक भी दे दिया है। तो हम लोग अब ये सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इस पे लगाया जाए। हमको किसी ऐसे फॉर्मूले की खोज करनी है जिसमें पदार्थ का अपवर्तनांक भी हो और वक्रता त्रिज्याएं भी हो। तो वो फॉर्मूला हमको कहाँ मिलता है? लेंस मेकर फॉर्मूला। जो लेंस मेकर सूत्र है, जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, वहीं पर है जिसमें अपवर्तनांक भी होता है और लेंस की त्रिज्याएं भी होती हैं। तो अगर एक पृष्ठ की त्रिज्या को आप धनात्मक लेते हैं तो दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या को हमको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। इस तरह के एग्जाम में सवाल अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, टिक लगाने वाले, उसमें पूछे जाते हैं। R1 = 40 सेंटीमीटर, R2 = -40 सेंटीमीटर। अगर एक को आप प्लस लेते हैं तो दूसरे को आपको माइनस लेना ही पड़ेगा। और म्यू = 1.5। ठीक है, अब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? 1/f = म्यू -1 × 1/r1 - 1/r2। ठीक है, हमको फोकस दूरी निकालनी है। म्यू का मान हो गया 1.5 - 1/r1, r1 की जगह 40 -1 -40, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/f = यहाँ पे बच जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 2/40। 2/40 का मतलब हो गया 1/20। तो 1/f = होता है 0.5 × 1/20। पॉइंट अगर इसका हटा दे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, यानी 1/f = आ गया 1/40। इसलिए f का मान जो आएगा कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। यानी जो उभयोत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला है उसका हम लोग सवाल बनाने के लिए इस तरह से उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे और ये जो नया टॉपिक है ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। इसका नाम है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है कि कोई वस्तु, कोई भी लेंस हो, अगर उसके सामने कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब जरूरी नहीं है कि वस्तु के बराबर ही बने। वस्तु से छोटा बन सकता है, वस्तु से बड़ा बन सकता है, वस्तु के बराबर बन सकता है। अब ये निर्भर करता है कि जो वह वस्तु है वह कितनी दूरी पर रखी गई है। बस
लेंस से। अगर लेंस के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। और बाकी सारी स्थितियों में कभी वस्तु से बड़ा बन जाता है, कभी वस्तु से छोटा बन जाता है। तो रेखीय आवर्धन जो होता है यह एक अनुपात होता है। और किसका किसका अनुपात होता है? लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब और वस्तु, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। रेखीय आवर्धन लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं और m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। यह जो है एक बीमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह एक अनुपात है और अनुपात में जो मात्रक ऊपर रहेगा वही मात्रक नीचे रहेगा, तो दोनों कट जाएंगे, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यह जो है एक बीमाहीन राशि मानी जाती है, ठीक है। इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और अगर हमारा जो लेंस है उसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो m का मान ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। और लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो m का मान धनात्मक हो जाता है, ठीक है। इसे हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, m बराबर I बाई यू। ओ, I का मतलब इमेज, O का मतलब ऑब्जेक्ट, I का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O का मतलब वस्तु की लंबाई, बराबर V बटा U। इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। अब m जो है रेखीय आवर्धन जो है उसका मान हमने v और u के पदों में तो निकाल लिया। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि रेखीय आवर्धन का मान जो है वो f और u के पदों में निकालिए, f और v के पदों में निकालिए। तो वैसी स्थिति में यहाँ जो m का मान हमने निकाला है वो v और u के पदों में है। कभी कभी f और u के पदों में निकालिए, v और u के पदों में निकालिए, v और f के पदों में निकालिए, इस तरह से सवाल दिया गया रहता है। तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग वो देखिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केस नंबर 2। ये केस नंबर 1 हो गया। रेखीय आवर्धन का मान हम लोग किस पदों में निकाल रहे हैं? v और u के पदों में निकाल रहे हैं। अब हम लोग रेखीय आवर्धन का मान u और f के पदों में निकालेंगे। रेखीय आवर्धन f और u के पदों में, देखिए f और u के पदों में रेखीय आवर्धन का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? लेंस का सूत्र हम लोग जानते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी u से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में u से गुणा करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में जब u से गुणा करेंगे तो क्या होगा? इधर u/v, इधर u से करेंगे तो 1, इधर 1/f। 1 को इधर ले चलते हैं तो क्या बचेगा? v/u 1/f प्लस 1। अब यहाँ पे रेखीय आवर्धन v/u के बराबर होता है, u/v के बराबर नहीं होता है, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, एलसीएम ले ले, उल्टा कर दे रहे हैं दोनों तरफ। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। u से गुणा करेंगे ना तो यहाँ भी u आ जाएगा, यहाँ u हो जाएगा, फिर ये u, फिर यहाँ भी u, दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई करना था ना, इस वजह से। तो ये f ऊपर गया और u प्लस f जो है नीचे आ गया। तो रेखीय आवर्धन का
जो मान है वो f और u के पदों में हो गया। अब रेखीय आवर्धन का मान v और f के पदों में निकालेंगे। ठीक है, रेखीय आवर्धन f और v के पदों में। देखिए लेंस का सूत्र, फिर से हम लोग लेंस के सूत्र से ही बनाना स्टार्ट करेंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, v से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, v से, तो v/v, v/u और v/f ये होगा। ये तो कट गया, 1 माइनस u v/u, v/u इज इक्वल टू v/f। v/u को उधर ले चलते हैं और इसको इधर लाते हैं। ठीक, एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, f माइनस u बाई v इज इक्वल टू v/u। और इसी v/u को हम लोग क्या बोलते हैं, m, रेखीय आवर्धन। और यहाँ पर यह जो है m बराबर f/u प्लस f। तो यह जो रेखीय आवर्धन है u और v के पदों में है, यह जो रेखीय आवर्धन है u और f के पदों में है, यहाँ जो रेखीय आवर्धन है v और f के पदों में है। तो ये तीन तरह के यहाँ पे रेखीय आवर्धन सारे हैं। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए समान होता है। लेकिन दर्पण में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहाँ पे माइनस भी आ जाता है। अगर यही दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला रहता तो यह माइनस v/u हो जाता। देखिए रेखीय आवर्धन का मतलब ये है कि जो लेंस है वो वस्तु को कितना आवर्धित कर सकता है, कितना बड़ा उसका प्रतिबिंब बना सकता है। तो उसी मतलब वही जो वैसे तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग प्रतिबिंब रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, और रेखीय आवर्धन तीन तरह से निकाला जा सकता है। देखिए v/u के पदों में, u और f के पदों में, v और f के पदों में। तो इतनी बात क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग रेखीय आवर्धन पर आधारित एक सवाल कर ले, उससे चीजें जो भी हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और सवाल है हमारा 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और रेखीय आवर्धन ज्ञात करें और उसकी लंबाई भी ज्ञात करें। तो देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि जो वस्तु की दूरी होती है यानी u, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, सबके लिए ऋणात्मक होती है। यानी u का मान कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी u का मान हो गया -18 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल लेंस है तो f का मान धनात्मक होगा, f इज इक्वल टू +12 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी O का मान हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस के सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो f का मान 12 सेंटीमीटर, v का मान नहीं मालूम है, u का मान -18 सेंटीमीटर, माइनस तो माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/12 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/18। ठीक है, ये हो गया। v का मान हमको निकालना है तो 1/18 को इधर ला देते हैं, तो 1/12 माइनस 1/18 इज इक्वल टू 1/v हो सकता है। अब इन दोनों का एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 36। 12 से 36 में भाग देंगे 3, 18 से 36 में भाग देंगे 2। ठीक है, यानी 1/36 इज इक्वल टू 1/v। तो v का मान कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। v का मान प्लस में आया है यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है
जिधर वस्तु है उधर नहीं बन रही, उसके दूसरे तरफ बन रही है। यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, वास्तविक है। प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 36 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, उसके बाद स्थिति, प्रकृति और रेखीय आवर्धन। तो स्थिति तो हो गया 36 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब हम लोग निकालते हैं प्रकृति, या पहले आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन m बराबर क्या होता है, v/u। तो v का मान कितना है 36 और u का मान कितना है -18, यानी आ जाएगा -2। m का मान ऋणात्मक है, अतः वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, यानी m बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है I/O। m का मान तो मिल चुका है -2, I का मान नहीं मालूम है, O का मान, वस्तु की ऊंचाई तो हमको पता है कितना 2 सेंटीमीटर, यानी I का मान हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर इसलिए, माइनस साइन बस ये दिखा रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर उल्टा बन रहा है। उल्टा का मतलब जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक है। ठीक है, माइनस साइन का ये मतलब नहीं है कि -4 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। माइनस साइन बस आपको ये बता रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बना हुआ है। वस्तु ऐसे है, खड़ी है सीधी, तो उसका प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, ये बस बताया जा रहा है। तो वस्तु की प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है और वस्तु की लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो भी सवाल होंगे आपको इसी तरीके से हल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई बात, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, और जो नया टॉपिक है हमारा वो है संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र। दो लेंस हैं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, तो इनके संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो दोनों लेंसों की अलग अलग फोकस दूरी निकाल के जोड़ दीजिए, वही उसके संयोजन की फोकस दूरी हो जाएगी। यहाँ पे दो लेंस है L1 और L2, वस्तु कोई है O पर रखा है मुख्य अक्ष पर। पहले लेंस के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब I' पर बनता है, जो पहले लेंस से V' की दूरी पर है। दूसरे लेंस के लिए यह जो प्रतिबिंब है ये वस्तु का काम करेगा और उसका फाइनल प्रतिबिंब I पर बनेगा, जो दूसरे वाले लेंस से V की दूरी पर है। अभी हमने जस्ट किया था इस तरह का सवाल, तो यही चीज आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पहले लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब I' पर बनता है, जो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। और उसका प्रतिबिंब दूसरे लेंस के द्वारा I पर बनता है, ठीक है। तो हम लोग लेंस के सूत्र से क्या लिखेंगे, प्रथम लेंस के सूत्र से
प्रथम लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1/v' माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। ठीक है, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए 1/v माइनस 1/v' इज इक्वल टू 1/f2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 यहां से लिखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो 1/v' माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v, नहीं प्लस रहेगा ना, माइनस 1/v' इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये सॉरी ये नहीं कटेगा, यहाँ पे u है, ये u है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, u 1/u है, ये 1/v', 1/v' कट गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अब देखिए क्या किया जाएगा, 1/v माइनस 1/u को आप 1/f लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f2। इसको दीजिए समीकरण नंबर 3। यही लेंसों के संयोजन, लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, फोकस दूरी का सूत्र है, का सूत्र है। ठीक है, तो इस तरह से यह भी आपका कंप्लीट हो गया। लेंसों के संयोजन की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग एक सवाल को हल करेंगे जिससे लेंस के संयोजन पर जो बातें हमने की हैं वो और भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सवाल है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको भी पता है कि जो उत्तल लेंस होता है उसके लिए फोकस दूरी f1 प्लस में होता है, और मान लीजिए f2 जो है माइनस 36 सेंटीमीटर है क्योंकि यह माइनस में है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है अभी लेंसों के संयोजन के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/12 प्लस 1/-36, तो 1/12 माइनस 1/36 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36, तो ये जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/36, 1/18, यानी जो f का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है, लेंस, दोनों लेंस को जब जोड़ दिया गया है तो उससे 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी u का मान हो गया -27 सेंटीमीटर और v का मान -, ये आपको निकालना है। तो लेंस के सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, v का मान निकाल सकते हैं। लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f का मान यहाँ पे 18 रखा जाएगा, संयोजन के बाद वस्तु को रखा जा रहा है ना, इसलिए 1/v, v का मान तो नहीं पता है लेकिन u का मान हमको पता है -27, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 1/27, 27 को हम लोग इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/18 माइनस 1/27 इज इक्वल टू 1/v। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 18 और 27 का एलसीएम हो जाएगा 54, 54, 18 3 54, 27 दूनी 54, तो ये हो जाएगा 1/v, यानी 1/54 इज इक्वल टू 1/v। v का मान कितना आ गया 54 सेंटीमीटर। अतः लेंस
के संयोजन के दूसरी ओर 54 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। आगे बात समझ में? तो लेंसों के संयोजन पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो जनरली इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, और यह सवाल जो है 2017 में पूछा गया सवाल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप हमारे वीडियो को रोज़ देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो डाले जाए वो आपको सही समय पे मिल जाए। और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कल छठ का व्रत है, मैं भी छठ का व्रत करती हूँ, और मेरे तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है।